हेलो स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने राजस्थान के इतिहास में कंपनी के साथ 1818 ईस्वी में राजपूत राज्यों की संधियों के बारे में पढ़ा कि किस प्रकार मेवाड़, मारवाड़ और कोटा राज्यों ने परिस्थितियों वश कंपनी के साथ संधियां करी। विभिन्न प्रकार की उसमें शर्तें तय हुई, क्या क्या शर्तें थीं, उसकी क्या धाराएं थीं और उसके क्या परिणाम रहे, उनके बारे में हमने पढ़ा। उस राज्य पर क्या प्रभाव पड़ा। आज हम लोग पढ़ेंगे कि अंग्रेजों के द्वारा संधियां करने के क्या कारण थे और राजपूतों ने अंग्रेजों से संधियां क्यों करी, उन कारणों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब सबसे हम पहले देखते हैं कि अंग्रेजों द्वारा राजपूत राज्यों से संधियां क्यों की गई। प्रारंभिक रूप में यदि हम देखें तो राजपूत राज्यों से संधियां करने में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स ने अपना उद्देश्य मराठाओं की शक्ति के विस्तार को रोकना बताया, लेकिन और जॉन मॉलकम का मत था कि पिंडारियों की शक्ति को नष्ट करने और मराठा शक्ति के विस्तार को रोकने के लिए कंपनी राजपूत राज्यों से संधियां करना चाहती थी और इसलिए उसने राजपूत राज्यों से संधियां करी विभिन्न राज्यों से 1818 के बाद। लेकिन तत्कालीन परिस्थितियों को देखें तो राजपूत राज्यों से संधियां करने में अंग्रेजों का एकमात्र उद्देश्य मराठों और पिंडारी का विरोध नहीं हो सकता। लॉर्ड हेस्टिंग्स के दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारत में ब्रिटिश सीमाओं का विस्तार कर वह कंपनी को भारत की सर्वोच्च शक्ति बनाना चाहता था। इसलिए उसने क्या किया, वह तभी बना सकता था जब भारत के विभिन्न भागों के साथ साथ महत्वपूर्ण क्षेत्र राजपूताना पर भी उसका नियंत्रण हो, राजपूताना के विभिन्न क्षेत्र उसके अधीन हो। इसलिए उसने अपनी इस नीति के अंतर्गत राजपूत राज्यों से संधि को इसका एक साधन बनाया और 1817-18 में कई राजपूत राज्यों से संधियां करी। इसके अलावा लॉर्ड हेस्टिंग्स का कुछ और उद्देश्य भी थे। कंपनी के वित्तीय साधनों में वृद्धि करना, जिस तरह हम देखते हैं कि खराज की राशि के माध्यम से कंपनी की वित्तीय स्थिति को काफ़ी सुदृढ़ किया गया। कंपनी के लिए एक वित्तीय लाभ ही था कि उनको खिराज के रूप में काफ़ी अधिक धनराशि विभिन्न राज्यों से प्राप्त होती थी। इसके अतिरिक्त बीकानेर और बांसवाड़ा दोनों राज्य महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र थे और व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण रखते थे। अतः इन पर नियंत्रण स्थापित करके इनको अपने अधीनता में लाके अंग्रेज अपने व्यापार को सुगम बनाना चाहते थे। अतः ब्रिटिश व्यापार वाणिज्य की वृद्धि के लिए, कंपनी की सुदृढ़ आर्थिक स्थिति के लिए और कंपनी का नियंत्रण भारत के विभिन्न क्षेत्रों पर मजबूती से स्थापित करने के लिए उस समय राजपूत राज्यों से संधियां की गई, विभिन्न धाराएं उन पर लगाई गई। अब हम देखेंगे बच्चों कि राजपूत राज्यों ने किन कारणों से ब्रिटिश संरक्षण स्वीकार किया, संधियां करी और विभिन्न शर्तों को स्वीकार किया। यदि हम राजपूत राज्यों द्वारा संधि के कारणों की समीक्षा करें तो उसमें एक तथ्य आता है कि राजपूत राज्यों ने मराठों और पिंडारियों की शक्ति से मुक्ति प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश संरक्षण स्वीकार किया। लेकिन उस समय की परिस्थितियों को देखा जाए तो राजपूत राज्यों से संधियां होने से पूर्व ही अंग्रेजों ने मराठों और पिंडारियों की शक्ति पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। मराठों से विभिन्न प्रकार की संधियां हुई थी अंग्रेजों की और पिंडारी उस समय तक अंग्रेजों के समक्ष आत्मसमर्पण कर चुके थे कि वो और इस बात का आश्वासन दे चुके थे कि वह भविष्य में ब्रिटिश साम्राज्य के जो क्षेत्र हैं उन पर आक्रमण नहीं करेंगे। इस तरह से राजपूत शासकों द्वारा अंग्रेजों से संधियां करने और ब्रिटिश संरक्षण स्वीकार करने का मुख्य कारण सामंती समस्या थी, क्योंकि उस समय तक विभिन्न राजपूताना राज्यों में सामंतों की शक्ति काफ़ी बढ़ चुकी थी।
शासक सामंतों की शक्ति को नियंत्रित करने में असमर्थ थे और इसके लिए वो चाहते थे कि ब्रिटिश संरक्षण में वो रहें और ब्रिटिश सरकार की अधीनता स्वीकार करके ब्रिटिश सरकार सामंतों की शक्ति को कम करने में उनकी मदद करे। इसके लिए राजपूतों को मराठों का समर्थन भी नहीं मिल पाया, क्योंकि मराठों के हस्तक्षेप के बाद तो सामंतों की शक्ति काफ़ी बढ़ गई थी, क्योंकि विभिन्न प्रकार से सामंत जनता का शोषण करके धन इकट्ठा करते थे और वो मराठों को उपलब्ध करवाते थे। तो इस तरह से मराठों ने कभी भी राजपूताना में सामंतों की शक्ति पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास नहीं किया। सामंतों के विभिन्न गुट बन जाने के कारण राजपूताना के विभिन्न क्षेत्रों में पारस्परिक प्रतिद्वंद्विता और अशांति की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। ऐसी स्थिति में राजस्थान के जो शासक थे विभिन्न रियासतों के, राज्यों के, उनके लिए आवश्यक था कि इन सामंतों की शक्ति पर नियंत्रण हो। इस तरह से हम देखते हैं कि समय के साथ साथ राजपूताना में शासकों की विलासी प्रवृत्ति, अयोग्यता आदि कई कारणों के कारण सामंतों का प्रभाव बढ़ने लगा। शासकों का अपने सामंतों पर कोई प्रभाव नहीं रह गया और सामंतों का वर्चस्व बढ़ने लगा। ऐसी स्थिति में राजपूतों ने ब्रिटिश संरक्षण को स्वीकार करने को एक अच्छा विकल्प मानते हुए राज्यों ने अंग्रेजों से विभिन्न प्रकार की संधियां करी। भले ही उनके लिए उनको खिराज के रूप में भारी धनराशि देनी पड़ी, लेकिन वो सामंतों के नियंत्रण से मुक्त हो गए, निश्चिंत हो गए, क्योंकि अब उन पर नियंत्रण स्थापित करने का कार्य अंग्रेजों को सौंप दिया गया था। इस तरह से राजपूत शासकों ने मराठों और पिंडारियों के डर से नहीं, बल्कि क्या किया था कि सामंतों पर नियंत्रण स्थापित हो, उनकी शक्ति समाप्त हो और शासकों की निरंकुश सत्ता बनी रहे और सारी जिम्मेदारियां कौन वहन करे? ब्रिटिश सरकार। इस तरह से संधि के मुख्य कारण यह थे। अब हम देखते हैं कि जब राजपूताना के विभिन्न राज्यों ने, विशेषकर मेवाड़, मारवाड़ और कोटा ने अंग्रेजों से संधियां कर ली, तो उसके क्या परिणाम निकले। राजपूत राज्यों ने 1817 के बाद से अंग्रेज सरकार से संधियां तो कर ली, लेकिन इससे राजपूत राज्यों की स्वतंत्र सत्ता समाप्त हो गई और आने वाले समय में कई समस्याएं उत्पन्न होने लगी जो स्वतंत्र रूप से दिखाई देने लगी और इन्हीं के फलस्वरूप जनता में आक्रोश पैदा होने लगा और जिसकी परिणाम हमें 1857 के विद्रोह के रूप में दिखाई देते हैं। अब इसके क्या परिणाम रहे ब्रिटिश आधिपत्य के और ब्रिटिश संरक्षण को स्वीकार करने के? कुछ मुख्य परिणाम हैं। पहला है, राज्यों की आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब हो गई, आर्थिक दुर्दशा हुई। ब्रिटिश सरकार ने आरंभ से ही भारत में तो किया ही था उन्होंने क्या किया, राजपूत राज्यों को जब अधीन किया तो उनके भी आर्थिक शोषण की नीति अपनाई। कंपनी जो राजपूताना राज्य थे वो पहले से ही मराठों को खिराज के रूप में काफ़ी धनराशि देते थे। अब उन्हें वही धनराशि कंपनी सरकार को देनी होती थी। इससे उनकी आर्थिक स्थिति में तो कोई सुधार नहीं आया था, क्योंकि उनको मराठों को भी देनी पड़ रही थी पहले, और अब किसको देते थे वो? अंग्रेजों को। जिससे धीरे धीरे क्या हुआ कि राजपूत शासकों की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे कमज़ोर होने लगी। सामंतों ने अपने शासकों के विरुद्ध विद्रोह करके उनकी खालसा क्षेत्रों में लूटमार करने लगी प्रारंभ कर दी, जिससे क्या हुआ, अशांति उत्पन्न हुई, अव्यवस्था उत्पन्न हुई इन राज्यों में। और खिराज की राशि प्राप्त करने के अलावा ब्रिटिश सरकार विभिन्न प्रकार से सैनिक टुकड़ियां बनाने, सैनिक संगठन बनाने और कई तरह की चीज़ें बनाने के रूप में राज्यों पर भारी धनराशि और खर्चे उन पर डाल दिए जाते थे, जिसे शेखावाटी क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर 1835 ईस्वी में शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना कर दी गई अंग्रेजों के द्वारा, जिसका नियंत्रण किसके हाथ में रखा गया? ब्रिटिश अधिकारियों के हाथ में था। लेकिन इसका सारा खर्चा जयपुर राज्य पर डाल दिया गया।
इससे जयपुर की स्थिति इतनी खराब हो गई, आर्थिक स्थिति, कि वहाँ के राजाओं को शेर साहूकारों से कर्जा लेकर अपने राज्य का खर्चा वहन करना पड़ा। भारी खिराज, बकाया खिराज पर चक्रवृद्धि ब्याज और अन्य कई प्रकार के खर्चों को डाले जाने से राज्यों की जो आर्थिक स्थिति थी इतनी कमज़ोर हो गई कि कर्मचारियों और सैनिकों को कई महीनों तक वो वेतन नहीं चुका पाते थे, जिससे उनकी स्वामी भक्ति भी कम हुई और समय समय पर उनके विद्रोह होने लगे। ऐसी स्थिति में राज्य के कर्मचारी या तो भ्रष्ट तरीकों से धन कमाने लगे, तो इससे क्या हुआ कि राजपूत राज्यों में भ्रष्टाचार और अव्यवस्था का माहौल हुआ। जो कर्मचारी वर्ग थे ये लोग व्यापारियों और आम जनता से घूस लेने लगे, विभिन्न प्रकार से जनता का शोषण करने लगे। इस तरह से अंग्रेजों के संरक्षण के बाद राज्यों की आर्थिक स्थिति में काफ़ी गिरावट आई। दूसरा है आंतरिक प्रशासन में हस्तक्षेप। राजपूत राज्यों और कंपनी सरकार के मध्य जो संधियाँ हुई उनमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख था कि राजपूत शासक अपने राज्यों के सार्वभौम शासक होंगे और कंपनी उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। लेकिन फिर भी इसमें कुछ धाराएं ऐसी शामिल की गई जिससे कहीं न कहीं कंपनी सरकार का राजपूत राज्यों के मामलों में हस्तक्षेप होता था। जैसे बीकानेर राज्य के साथ जो संधि संपन्न हुई उसमें ब्रिटिश सरकार ने महाराज के विरोधी सामंतों और अन्य विरोधियों को कुचलने में सहयोग की बात कही, और जब इस तरह की बात कही तो कंपनी का आंतरिक प्रशासन में हस्तक्षेप अवश्यंभावी था और इस तरह से धीरे धीरे प्रशासन में अंग्रेजी सरकार का हस्तक्षेप बढ़ने लगा। जयपुर और उदयपुर राज्यों के साथ जो संधियाँ संपन्न हुई उसमें वार्षिक खिराज की रकम निर्धारित न करके राज्य के कुल राजस्व का एक हिस्सा लेना तय किया गया। इससे क्या हुआ कि राज्य जो कंपनी थी वो राज्य की आय में एक हिस्सेदार बन गई और अपने हिस्से का खिराज प्राप्त करने के लिए कंपनी को राज्य के आंतरिक प्रशासन में हस्तक्षेप करने का मौका मिल गया। इसके अलावा क्या हुआ कि राजपूत राज्यों और कंपनी सरकार के बीच जो संधियाँ हुई उसके अंतर्गत राजपूत नरेशों ने अपने राज्य में कंपनी का पॉलिटिकल एजेंट नामक राजनीतिक अधिकारी रखना स्वीकार किया था। अब ये पॉलिटिकल एजेंट क्या करते थे कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर शासकों को सलाह देने लगे और धीरे धीरे स्थिति इस तरह की हो गई बच्चों कि राजा इन पॉलिटिकल एजेंटों की सलाह को मानने के लिए बाध्य था, वो उनकी अवहेलना नहीं कर सकता था। आंतरिक प्रशासन में पूर्णतः अपना हस्तक्षेप स्थापित करके ब्रिटिश सरकार ने अपने पक्ष के अधिकारियों और कर्मचारियों को राजपूत राज्यों में नियुक्त किया और उनको शक्तिशाली बनाने का प्रयास किया। इस तरह से हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके राजपूत जो शासक थे उनका खुद का और उनके जो अधिकारी थे, कर्मचारी थे, उनका महत्व कम होने लगा और कंपनी का और उसके कर्मचारियों और अधिकारियों का महत्व प्रशासन में बढ़ने लगा। तो इस तरह से क्या हुआ कि जो स्वतंत्र सत्ता थी राजपूत राज्यों की वो धीरे धीरे समाप्त होने लगी। अगला है राजपूत शासकों के भोग विलास में वृद्धि। हमने देखा संधि की धाराओं में कि किस प्रकार से कंपनी ने स्वीकार किया कि वो जो उसका दायित्व है राज्य का वो अपने हाथ में लेती है और विभिन्न राज्यों से जो समझौते होंगे तो एक तरह से कंपनी ने क्या किया कि राज्य की समस्त गतिविधियों पर उन्होंने अपना नियंत्रण स्थापित कर दिया। आंतरिक प्रशासन में ब्रिटिश अधिकारियों का हस्तक्षेप होने लगा और ब्रिटिश समर्थक अधिकारी जब वहाँ पर नियुक्त हुए तो राजपूत नरेश क्या हुआ, शासन कार्यों के प्रति धीरे धीरे उदासीन होने लगे और उदासीन होने के साथ साथ वो भोग विलास में डूबने लगे और राज्य का जो धन था उसको अनैतिक गतिविधियों में खर्च करने लगे। जयपुर का शासक जगत सिंह, जोधपुर के शासक मान सिंह और कोटा के शासक शत्रुसाल कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने अपना अधिकांश समय भोग विलास में डुबाया और
अपने राज्य का जो धन था उनको गलत तरीके से अनैतिक गतिविधियों में खर्च किया, जिससे धीरे धीरे ये रियासतों की जो स्थिति थी वो काफ़ी खराब होती गई। और इन स्थितियों में अंग्रेज़ों को मौका मिला कि उन्होंने इन राजपूताना राज्यों पर अपना नियंत्रण स्थापित किया और ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंटों और कंपनी ने अपनी इच्छा अनुसार यहाँ के प्रशासन को संचालित किया और तानाशाह की भूमिका को निभाया। अगला पॉइंट है लास्ट, सामंतों की मर्यादा पर प्रहार। हमने पढ़ा कि राजपूत राजाओं ने क्यों संधि करी, क्योंकि वो सामंतों की शक्ति पर नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। तो अंग्रेज़ों ने भी इसका फ़ायदा उठाया ताकि सामंतों की शक्ति कम हो सके और उनका प्रभाव प्रशासन के विभिन्न क्षेत्रों पर बढ़ सके। तो अब 1817-18 की संधियाँ होने के बाद जब ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट का प्रभाव राजपूत प्रशासन में बढ़ने लगा तो अंग्रेज़ों ने सामंतों की शक्ति को कम करने का प्रयास किया। इस तरह से नीतियाँ अपनाई गई कि उनका पद महत्वहीन और जो प्रभावहीन है उसे बना दिया जाए और अपने पक्षपाती पदाधिकारियों के माध्यम से कंपनी को अपनी मनमानी करने का अवसर मिल जाए। राजस्थानी राज्यों में प्रथम श्रेणी के सामंत अपने राज्य की पैतृक संपत्ति मानते हुए स्वयं को राज्य का संरक्षक मानते थे, शासक का सलाहकार मानते थे। प्रशासन के मामलों में सामंतों का वर्चस्व होता था और उनकी खुद की एक प्रतिष्ठा होती थी। लेकिन ब्रिटिश संरक्षण के बाद ब्रिटिश अधिकारियों ने अपने हितों को ध्यान में रखते हुए राज्य के पदाधिकारियों और कर्मचारियों के रूप में अपने विश्वस्त अधिकारियों को नियुक्त करके सामंतों के पद के महत्व को कम किया। इसके प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से हेनरी लॉरेंस ने अपने अधीन समस्त पॉलिटिकल एजेंटों को ये निर्देश दिया कि वे अपने संबंधित राज्यों के शासकों पर दबाव डालकर सामंतों के विशेषाधिकारों को समाप्त करने का प्रयास करें, जिससे धीरे धीरे उनके विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए। जागीर क्षेत्र की प्रजा पर सामंतों का प्रभाव और नियंत्रण धीरे धीरे कम होता गया और राजपूताना के विभिन्न क्षेत्रों पर क्या हुआ बच्चों, कंपनी का वर्चस्व धीरे धीरे बढ़ने लगा और समाज में सामंतों की प्रतिष्ठा पूर्णतः समाप्त हो गई। तो इस तरह से हम देखते हैं कि राजपूत राजाओं ने अपनी आंतरिक अवस्था और सामंती समस्या के कारण हालांकि ब्रिटिश संरक्षण स्वीकार कर लिया और कुछ हद तक वो अपने प्रशासन के मामलों में निश्चिंत हो गए कि ब्रिटिश सरकार ही अब इन राज्यों का प्रशासन संभालेगी। लेकिन दीर्घकालिक रूप से देखें हम तो ब्रिटिश संरक्षण को स्वीकार करने के बाद इन राज्यों की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जो स्थिति थी वो बहुत ही खराब हो गई। सभी मामलों पर अंग्रेज़ों के हस्तक्षेप के कारण इन राज्यों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा, अपनी आंतरिक स्वाधीनता का बलिदान करना पड़ा और ब्रिटिश सरकार की अधीनता की नीति अपनानी पड़ी। राजपूत शासक जो पहले ही सैनिक दृष्टि से कमज़ोर थे, अब आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के बाद भी उनको विभिन्न प्रकार से अंग्रेजी सरकार के खर्चों को वहन करना होता था। 1817-18 की संधियों में अंग्रेज़ों ने कई ऐसी संधि और धाराओं को लगाया जिससे आंतरिक प्रशासन में उनका हस्तक्षेप बढ़ा और उन्होंने राजपूताना के विभिन्न शासकों, अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रभाव को कम करने का प्रयास किया, जिससे कहीं न कहीं इन देशी रियासतों के शासकों और राजपूताना के शासकों में तथा जो स्थानीय जनता थी उनमें आक्रोश का माहौल था और यही जनता का आक्रोश धीरे धीरे 1857 की क्रांति में हमें दिखाई देता है, जहां खुलकर उन्होंने ब्रिटिश सत्ता का विरोध किया। इस तरह से बच्चों इसमें आप लोग पढ़िए कि मेवाड़, मारवाड़ और कोटा राज्यों से संधि कब हुई, किस किस ने संधि पत्र पर हस्ताक्षर किए, किस किस के बीच में संधि हुई, क्या धाराएं थी संधि की, क्या कारण थे और उसके क्या परिणाम निकले, इसके बारे में डिटेल में पढ़िए। इसमें बड़ा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। धन्यवाद।